नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की अध्याय 2 की। देखिए, ये सिर्फ कुछ धाराएं नहीं हैं, ये वो नींव है जिस पर पूरे राज्य की राजस्व मशीनरी टिकी हुई है। अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए इसे गहराई से समझना शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर राजस्थान में जमीन से जुड़े मामलों यानी भूमि प्रशासन को चलाता कौन है? कौन है जिसके हाथ में असली कमान है? ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही व्यवस्थित और शक्तिशाली ढांचे में छुपा है। और इसी ढांचे का पूरा ब्लूप्रिंट हमें मिलता है इस अधिनियम के अध्याय 2 में। आइए देखते हैं कैसे। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम सबसे पहले इस अध्याय की नींव को समझेंगे, फिर हम सीधे पहुंचेंगे सबसे ऊंची सत्ता पर, यानी राजस्व मंडल। उसके बाद हम अधिकारियों के पूरे पदानुक्रम को देखेंगे, फिर कोर्ट और ऑफिसर के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे बिल्कुल साफ करेंगे। एक प्रैक्टिकल केस से सबको जोड़कर देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगा। चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। राजस्व प्रशासन की नींव। ये अध्याय आखिर इतना जरूरी क्यों है? सोचकर देखिए, ये एक तरह से पूरे राज्य के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का नक्शा है। हर नियम, हर अधिकारी, हर अदालत, सबकी शक्ति का स्रोत यहीं से निकलता है। इस अध्याय की धारा 4 से 14 ए तक आप देखेंगे कि कैसे राज्य के सबसे बड़े रेवेन्यू कोर्ट से लेकर गांव में काम करने वाले छोटे से छोटे अधिकारी तक सभी को उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य सौंपे गए हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां हर किसी को पता है कि उनका काम क्या है और उनकी हदें क्या हैं। अब बात करते हैं इस पिरामिड की चोटी पर बैठी संस्था की। हमारा दूसरा सेक्शन है सर्वोच्च सत्ता, राजस्व मंडल। जैसा कि धारा 4 से 12 में बताया गया है, ये राज्य के रेवेन्यू जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा नाम है। तो ये राजस्व मंडल आखिर है क्या चीज? धारा 4 हमें सीधे सीधे बताती है कि ये कानून द्वारा बनाया गया एक निकाय है और इसकी बनावट बहुत सीधी है। एक चेयरमैन और कम से कम 3 और सदस्य। ये वो कोर टीम है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। यहाँ आप इसकी संरचना को और करीब से देख सकते हैं। एक अध्यक्ष और सदस्य कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। और इसे ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई भी किया जाता है। मतलब ये कि ये एक बहुत ही हाई लेवल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। चलिए, बोर्ड से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। धारा 5 कहती है कि सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। धारा 6 के मुताबिक हेडक्वार्टर तो अजमेर में है, लेकिन ये अपनी बैठक कहीं भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर किसी सदस्य का पद खाली हो जाए तो भी बोर्ड का काम रुकता नहीं है। तो बोर्ड की असली ताकत कहाँ से आती है? इसका जवाब है धारा 8। यही वो धारा है जो बोर्ड को राजस्थान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट बनाती है, चाहे मामला अपील का हो, पुनरीक्षण का हो या संदर्भ का। सीधे शब्दों में कहें तो रेवेन्यू के न्यायिक मामलों में बोर्ड का फैसला आखिरी होता है, इसके ऊपर कोई नहीं। और ये पावर सिर्फ अदालती मामलों तक ही सीमित नहीं है। धारा 9 बोर्ड को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। ये है राज्य के सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों और सभी राजस्व अधिकारियों पर जनरल सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल की शक्ति। मतलब ये सब पर नजर रख सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। बाकी सब इसके अधीन काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बोर्ड अपना काम करता कैसे है? धारा 10 इसका तरीका बताती है। मामले या तो एक सदस्य सुन सकता है, जिसे हम सिंगल बेंच कहते हैं, या फिर 2 या ज्यादा सदस्यों वाली खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई सिंगल मेंबर के फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास 1 महीने के अंदर एक बड़ी बेंच के सामने स्पेशल अपील करने का अधिकार है। चलिए, अब न्यायिक शिखर से उतरकर उस प्रशासनिक मशीनरी पर आते हैं जो जमीनी स्तर पर काम को अंजाम देती हैं। हमारा तीसरा खंड है प्रशासनिक ढांचा, राजस्व अधिकारी। धारा 17 और 20 रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक बिल्कुल साफ चेन बनाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये कमिश्नर से शुरू होती है, फिर कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और आखिर में नायब तहसीलदार। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड की चेन है, ऊपर से नीचे तक।
और ये हायरार्की सिर्फ कहने के लिए नहीं है। धारा 24 सबऑर्डिनेशन के सिद्धांत को बहुत साफ तौर पर बताती है। ये पक्का करती है कि सिस्टम एक लाइन में काम करे। जिले के सभी अधिकारी कलेक्टर के नीचे काम करेंगे, सब डिवीजन के तहसीलदार एसडीओ के नीचे, और इसी तरह बिल्कुल सीधी और साफ चेन। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है वो ये है कि एक रेवेन्यू कोर्ट और एक रेवेन्यू ऑफिसर में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए हमारे अगले सेक्शन में इसी को एकदम साफ करते हैं। ये तुलना इसे बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देती है। देखिए, रेवेन्यू कोर्ट का काम होता है जुडिशियल, जैसे दो पार्टियों के बीच हक का फैसला करना। इसके उदाहरण है अपील या रिवीजन सुनना। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू ऑफिसर का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे सरकार की नीतियों को लागू करना, अपॉइंटमेंट करना या जमीन का रिकॉर्ड बनाना। और इस फर्क को कानूनी आधार कहाँ से मिलता है? वो मिलता है धारा 23-22 से, जो जुडिशियल मैटर को डिफाइन करती है। आसान भाषा में, जब भी किसी अधिकारी या कोर्ट को दो पार्टियों के बीच उनके अधिकारों और देनदारियों का फैसला करना पड़ता है, तो वो एक जुडिशियल काम कर रहा होता है। यही वो लाइन है जो दोनों को अलग करती है। अच्छा, काफी थियरी हो गई। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब कुछ असल जिंदगी में एक वकील की नज़र से कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक वकील हैं और तहसीलदार ने आपके क्लाइंट के खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया है। अब क्या करेंगे? देखिए ये हायरार्की कैसे काम आती है। पहला कदम, आप धारा 75 के तहत कलेक्टर के पास अपील करेंगे। मान लीजिए वहां से भी राहत नहीं मिले, तो दूसरा कदम, आप धारा 76 के तहत रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। और अगर वहां भी बात नहीं बनी, तो आखिरी दरवाजा है राजस्व मंडल का, जहां आप धारा 18 के तहत अपील या रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ये है इस पूरे स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलिए अब इस पूरी बातचीत को आरजेएस परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ये इस चैप्टर के वो सबसे जरूरी कानूनी शब्द हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। राजस्व मंडल, सर्वोच्च अपील न्यायालय, सामान्य अधीक्षण, न्यायिक मामला, पदानुक्रम और अधीनता। जब आप अपने जवाबों में इन शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको कानून की गहरी समझ है। मेंस परीक्षा में इस चैप्टर से एक बहुत ही क्लासिक सवाल बन सकता है, जैसे राजस्व मंडल के गठन, शक्तियों और न्याय क्षेत्र पर चर्चा करें। एक बेहतरीन नंबर लाने वाले जवाब के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। धारा 4 के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसका गठन और संरचना बताइए। धारा 8 और 9 का इस्तेमाल करके उसकी शक्तियों के बारे में लिखिए। धारा 10 के तहत वो कैसे काम करता है ये समझाइए और एक मजबूत निष्कर्ष के साथ खत्म कीजिए। और प्रीलिम्स के लिए यहाँ से बिल्कुल सीधे सपाट सवाल आते हैं, जैसे कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जवाब है अजमेर। सर्वोच्च राजस्व अपील न्यायालय कौन है? जवाब है राजस्व मंडल। और जिले में कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? जवाब है राज्य सरकार। आप देख सकते हैं कि कैसे सीधे सीधे धाराओं से सवाल बनते हैं। तो हमने राजस्थान के राजस्व प्रशासन के पूरे ढांचे को बहुत विस्तार से समझा, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। क्या भूमि प्रशासन का ये 1956 का ढांचा जो आज भी लागू है, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में और बदलती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से कारगर है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए पढ़ते रहिए।